राधे राधे दोस्तों। एक राजस्थान एग्जाम हब में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है रणथंभौर का दुर्ग। पिछली क्लासों में हम जो है 6 दुर्गों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है रणथंभौर दुर्ग है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आपके सामने जो फ़ोटो लगा हुआ है ये है रणथंभौर का किला, जो कि कहाँ पे स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके आगे पढ़ते हैं हम रणथंभौर का दुर्ग जो है कहाँ पे बना हुआ है, तो ये सवाई माधोपुर में बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है सवाई माधोपुर में बना हुआ है। इसके बारे में और क्या क्या पूछा जाता है वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे इसकी वीडियो में। तो इसमें देखो, इसका वास्तविक नाम जो पूछा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है, तो ये जो सारे नाम इसके कैसे है, वास्तविक नाम है रण की घाटी, रण स्तंभपुर और रणथपुर। रण की घाटी मतलब, घाटी का मतलब होता है कि पहाड़ की ढलान वाली जो भूमि होती है उसको बोलते हैं घाटी। और जो पहाड़ का नीचे का हिस्सा है, जो जिस पहाड़ी पर ये बना हुआ है, जिस पहाड़ी के बीच में बना हुआ है, उस पहाड़ी के जो नीचे का हिस्सा है वो क्या कहलाता है, रण कहलाता है। और जो ऊपर का हिस्सा है वो कहलाता है स्तंभ। और ये बीच में बना हुआ है तो इसको रण की घाटी भी कहते हैं और इसको रण स्तंभपुर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम इसकी आकृति के बारे में। तो इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति अंडाकार है। कैसी है इसकी आकृति, अंडाकार है। तो देखो आप, इसकी आकृति कैसी है बेटा, अंडाकार है। जो जिस पहाड़ी पे बना हुआ है और इस जो रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है, ये स्तंभ नामक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी आकृति कैसी है, अंडाकार है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसकी आकृति कैसी है, तो वेल मछली के समान है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि हम पढ़ते हैं इसके बारे में, निर्माणकर्ता के बारे में, कि रणथंभौर दुर्ग है उसका निर्माणकर्ता कौन है। कई बार जो है कई सारे विद्वानों ने इसके अलग अलग मत दिए, इसके हमें कोई साक्ष्य, इतने ऑथेंटिक साक्ष्य मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई सारे विद्वान हैं उसके बारे में हमें कई प्रकार के मत देते हैं। जिसमें कुछ विद्वान कहते हैं जो रणथंभौर दुर्ग है उसका निर्माण करता कौन है, रंती देव है। और कुछ विद्वान हमें क्या बताते हैं कि जिसका निर्माण करता है वो कौन है, रणथंभन देव है। रणथंभन देव ने 994 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग की निर्माण करवाया था। लेकिन जो हमारे पास ऑथेंटिक स्रोत है, जो सर्वमान्य है, वो कौन है, राजा जयंत। जो राजा जयंत है इसने 8वीं शताब्दी में रणथंभौर दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो अपना ऑथेंटिक क्या है बेटा, राजा जयंत। राजा जयंत है, इसने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि रणथंभौर में जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था। तो रणथंभौर में सबसे प्रतापी राजा था हम्मीरदेव चौहान। सबसे प्रतापी राजा कौन था रणथंभौर में, हम्मीरदेव चौहान था। तो कहते हैं कि जब 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले गया था। बाद में जो है जो रणथंभौर की जागीर है ये उसके पुत्र गोविंदराज चौहान को दे दी गई थी। तो उस समय गोविंदराज चौहान रणथंभौर आए और उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, गोविंदराज चौहान। तो देखो इसमें गोविंदराज चौहान का नाम ये रहा, हम देखते हैं गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान ने क्या किया था, रणथंभौर दुर्ग में किसकी स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। तो देखो इस दुर्ग में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज चौहान ने की। और यहाँ का जो प्रतापी शासक था वो था हम्मीरदेव चौहान। आगे देखते हैं, जब अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में क्या कहता है। देखो अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में भी कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। उसी प्रकार इसने चित्तौड़गढ़ के बारे में भी कहा है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। उसी प्रकार रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी क्या कहता है ये, कि सब दुर्ग नंगे हैं और यह कैसा है, बख्तर बंद है। क्या कहता है अबुल फजल, तो अबुल फजल कहता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह कैसा है, बख्तर बंद है। तो किस दुर्ग के बारे में कहता है अबुल फजल, तो ये कहता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखो यह दुर्ग मैंने बताया था आपको, जो रणथंभौर दुर्ग है इसका जो प्रतापी शासक था वो कौन था, हम्मीरदेव चौहान था। तो कहा जाता है कि जो हम्मीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक कौन सा किला है, रणथंभौर का किला है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह दुर्ग हम्मीरदेव चौहान की आन बान शान का क्या है, प्रतीक है। आगे पढ़ते हैं हम, जो हम्मीरदेव चौहान है इसका जो चरित्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रतापी राजा हम्मीरदेव चौहान, उसके चरित्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो देखो इसकी जानकारी में एक तो मिलती है हम्मीर महाकाव्य से। ये काव्य हो गया, इसको मतलब ये क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य जो है हमें जानकारी मिलती है हम्मीर महाकाव्य से।
उसके लेखक कौन थे? नयन चंद्र सूर्य। तो देखो पहली जानकारी में किससे मिलती है? हम्मीर महाकाव्य से। लेखक कौन है? नयन चंद्र सूर्य। अगली जानकारी में मिलती है हम्मीर रासों से। तो हम्मीर रासों के लेखक कौन थे? जोधराज। कवि जोधराज है जो हम्मीर रासों के क्या है? लेखक है। अगला है हम्मीर हट। इस समय क्या जानकारी मिलती है? इस समय क्या मिलती है? इससे हमें हम्मीर देव चौहान के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें हम्मीर देव चौहान के बारे में जानकारी देते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह दुर्ग, देखो इसमें इस दुर्ग पर क्या है? कई बार आक्रमण होते थे, बार बार आक्रमण होते थे। उसका कारण क्या था? आपसे पूछा जाता है कि जो रणथंभौर दुर्ग है उसके ऊपर बार बार आक्रमण होने का कारण क्या है? कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग पर बार बार आक्रमण क्यों होता है, क्या कारण है कि रणथंभौर दुर्ग पर बार बार आक्रमण होता है? तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है रणथंभौर दुर्ग पर बार बार आक्रमण होने के कारण क्या है? तो यह दुर्ग दिल्ली, मालवा और मेवाड़ के निकट होने के कारण इस दुर्ग पर बार बार क्या होते थे? आक्रमण होते थे। ये दुर्ग कहाँ पे है? दिल्ली, मालवा और मेवाड़ के निकट होने के कारण इस पर क्या होते थे? बार बार आक्रमण होते थे। मतलब इसका सामरिक महत्व था। इसका क्या था? सामरिक महत्व था। आगे देखते हैं इसके बारे में कि इस दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया। आपसे कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था। तो हमें पता होना चाहिए इस दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति था और ये गोरी का गुलाम था। ठीक है, तो इसी ने क्या किया? रणथंभौर दुर्ग पर पहला आक्रमण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यही वो व्यक्ति है जिसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला थी कंठाभरण, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। उसको 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया, एक मस्जिद के रूप में बदल दिया। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी करता भी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? रणथंभौर दुर्ग पर पहला आक्रमण किया था। आगे देखते हैं हम। इस दुर्ग पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति था, एक था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? देखो इसको देखते हैं हम, इस कॉलम को। इसमें देखो एक व्यक्ति है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। कब था बेटा? तो ये था 1291 से 1292 में। 1291 से 1292 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया। दोनों बार जब इसने दोनों बार आक्रमण किया तो 1292 में और 1291 में, एक साल के अंदर इसने 2 बार रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किए। लेकिन दोनों बार ये क्या हो गया था? पराजित हो गया था। और पराजित होके ये क्या कह के गया रणथंभौर के बारे में? तो उसको आगे देखो आप कि ये असफल होकर कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये क्या है? असफल होकर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी असफल होकर यह कहते हुए वापस चला गया कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कहा है इसने। क्या कहा है? कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जबकि ये 2 बार असफल हो गया था, उसको जीत नहीं पाया था। तो ये तो वही बात हो गई कि क्या है? अंगूर खट्टे है भाई, हाथ नहीं आते तो क्या है? अंगूर खट्टे है। तो उसी प्रकार जब ये 2 बार आक्रमण किया और ये जीत नहीं पाया तो इसने क्या कहा कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों को एक बाल के बराबर नहीं समझता। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। रणथंभौर दुर्ग के साका। तो देखो बेटा साका क्या होता है, मैं आपको पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ कि साका क्या होता है। तो रणथंभौर दुर्ग का जो साका समझते हैं अपन, साका क्या होता है? तो साका मैं आपको बता चुका हूँ। जब राजपूत योद्धा केसरिया करते हैं और जो महिलाएं जौहर करती है, ये क्या कहलाता है? साका कहलाता है। तो देखो दिल्ली में जो सुल्तान था वो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ से देखते अपन, जो दिल्ली में सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंभौर का शासक कौन था? हम्मीर देव चौहान। दोनों के बारे में देखते हैं। रणथंभौर में जो राजा था हम्मीर देव चौहान, दिल्ली में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि जो दिल्ली का सुल्तान था इसके पास इसका एक सेनापति था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ इसका नाम, देखो ये क्या था? मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, उसका नाम था चिमना बेगम। ठीक है, अब ये दोनों क्या थे? आपस में एक दूसरे को चाहते थे। तो ये दोनों भागकर किसकी शरण में चले गए? ये दोनों चले गए बेटा हम्मीर देव चौहान की शरण में चले गए। किधर चले गए? हम्मीर देव चौहान की शरण में चले गए। अब हम्मीर देव चौहान ने इनको वचन दे दिया, इनकी रक्षा करने का वचन दे दिया। तो अब क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ये हम्मीर देव चौहान से कहता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है हम्मीर देव चौहान से कि इनको छोड़ने के लिए कहता है कि आप इनको आज़ाद कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम्मीर देव चौहान अपने वचनबद्ध से बंधा हुआ था। उसने बोला कि मैं इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, अगर आपको युद्ध करना था आप युद्ध कर सकते हो। तो रणथंभौर का युद्ध होता है 11 जुलाई। रणथंभौर का युद्ध कब होता है? 11 जुलाई।
11 जुलाई 1301 में रणथंभौर का युद्ध होता है। और इसमें देखो आप, जब इसमें जो रणमल और रत्तीपाल है, ये दो सेनापति थे। इनका नाम देख लो, मैं इसको आपको आगे भी दिखाऊंगा। रणमल जो रत्तीपाल है, ये दो सेनापति थे। ये राजा के धोखेबाज सेनापति थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने दुर्ग का लालच देकर, बूंदी के किले का लालच देकर रणमल और रत्तीपाल को अपनी तरफ मिला लिया। तो दो तरह की मान्यता मिलती है कि एक बात तो ये कहते हैं कि जो रणमल और रत्तीपाल ने क्या किए थे, दुर्ग के पीछे के दरवाजे खोल दिए थे, जिससे क्या है अलाउद्दीन की सेना उसमें प्रवेश कर चुकी थी। और एक कहानी में ये मिलती है कि जो रणमल और रत्तीपाल है, इसने क्या है कि जानवरों की हड्डियां अनाज में मिला दी थी, जिस वजह से क्या किले में जो है खाने पीने की कमी आ गई थी और मजबूरन राजपूतों को किले के दरवाजे खोलने पड़े। तो रणमल रत्तीपाल है, इन दो धोखेबाज सैनिकों की वजह से क्या है हमीरदेव चौहान इस युद्ध को हार गया। और इस 13 जुलाई, देखो डेट मालूम रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसकी तारीख है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 13 जुलाई कब की बात है बेटा, सॉरी 11 जुलाई 1301 को राजपूतों ने केसरिया किया। और रानियों ने किसके नेतृत्व में, रंग देवी, कौन सी रानी थी, रंग देवी, रानियों ने जो है रंग देवी के नेतृत्व में। रंग देवी कौन थी, तो ये हमीरदेव चौहान की पत्नी थी। रंग देवी कौन थे, हमीरदेव चौहान की पत्नी थी। तो रंग देवी के नेतृत्व में कौन सा जौहर किया था, तो बेटा ये किया था जल जौहर। कौन सा जौहर किया था, जल जौहर किया था। कौन सा जौहर किया था, जल जौहर किया था। और एकमात्र पूरे राजस्थान में जल जौहर कहाँ पे हुआ था, तो वो होता अपने रणथंभौर के किले में। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखो इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। और ये इस युद्ध में किसके साथ था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो ये क्या कहता है इस युद्ध में, देखो इस युद्ध के बाद अमीर खुसरो ने कहा, क्या कहा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या कहा था इस बारे में, तो आपसे पूछा जाता है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये जो है किसने कहा था, तो अमीर खुसरो ने कहा था। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये बात किसने कही थी, अमीर खुसरो ने कही थी। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अपने को आना चाहिए। अब आगे इसके बारे में जानकारी पढ़ते हैं। तो देखो ये अपने जो यहाँ के रणथंभौर दुर्ग के इतिहास है उसकी अपने पास कंप्लीट जानकारी है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं हम आगे। तो प्रमुख स्थल, रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख स्थलों के बारे में देखते हैं। देखो ये टॉपिक अपना प्रमुख स्थल, रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख स्थलों के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला स्थल है अपना जोगी महल। कौन सा महल है बेटा, जोगी महल है। और इसमें देखते हैं हम जोगी महल के बारे में। तो जोगी महल के बारे में देखते हैं। तो जोगी महल ये रहा अपना, कौन सा महल है, जोगी महल। तो ये रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। और इसको जोगी महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है कि उस समय रणथंभौर के राजा ने साधुओं को रहने के लिए या सन्यासी को रहने के लिए एक महल बनवाया था। उसे क्या कहा जाता था, जोगी महल कहा जाता था। और तब से इसमें क्या साधु रहते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जोगी महल। तो जोगी किसे कहते हैं, हम साधुओं को कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर साधुओं के रहने का स्थान था, इसलिए इसे जोगी महल कहते थे। यहाँ पर क्या था, साधुओं के रहने का स्थान था, इसलिए क्या कहते हैं, इसको जोगी महल कहते हैं। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो देखो 1961 में क्या है कि 1961 में वन विभाग ने इसका नवनिर्माण करवाया। 1961 में जो वन विभाग इसने क्या करवाया था, इसका नवनिर्माण करवाया था। और आजकल यह पर्यटकों का विश्राम स्थल बना हुआ है। जो भी पर्यटक आते हैं, जो सरकारी अधिकारी जो पर्यटक आते हैं, सरकारी वाले, प्राइवेट में सरकारी अधिकारी या बड़े जो फेमस अधिकारी आते हैं, वो यहाँ पर क्या है रुकते हैं, उनका निवास स्थान बना हुआ है। आगे देखते हैं। तो देखो जोगी महल का मैं आपके लिए चित्र लेके आया हूँ। जोगी महल का चित्र लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये देखो ये प्यारा सा जोगी महल है जो कि रणथंभौर के दुर्ग में बना हुआ है। तो इसका कलर देखो आप कितना प्यारा है और लाल रंग का बना हुआ है। ये जो है रणथंभौर दुर्ग के जस्ट नीचे एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब के वहाँ पर ये जोगी महल बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जोगी महल का हमने पढ़ लिया। जोगी महल जो है इसको यहाँ पर सन्यासी रहते थे, इसलिए क्या बोलते थे, जोगी महल बोला जाता था। आगे देखते हैं दूसरे नंबर का जो यहाँ पर प्रमुख स्थल है वो कौन। तो आप जोगी महल का किस दुर्ग में, तो एक बार ये वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया है। ये किस में पूछा गया है, वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया है कि जोगी महल किस किले में या किस दुर्ग में बना हुआ है, तो वो रणथंभौर का दुर्ग है। अगला है जयद्रथ सिंह की छतरी। अपना टॉपिक कौन सा अगला, जयद्रथ सिंह की छतरी। तो देखो बेटा जयद्रथ सिंह ये टॉपिक अपना, जयद्रथ सिंह की छतरी जो है कहाँ पे है, तो इसे अपने 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। कितने खंभों की है, 32 खंभों की छतरी है। तो 32 खंभों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जयद्रथ सिंह की छतरी कहाँ पे, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं
जबकि कैसी है, जेत्र सिंह की छतरी को क्या बोलते हैं, 32 खंभों की छतरी है। और ये कहाँ पे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है अपने रणथंभौर के दुर्ग में। तो इसके इतिहास के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये जेत्र सिंह कौन थे, तो जेत्र सिंह थे हमीरदेव चौहान के पिता। हमीरदेव चौहान, उसके पिता का नाम क्या था, जेत्र सिंह। और वो 32 वर्ष उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। हमीरदेव चौहान के पिता थे जेत्र सिंह, उन्होंने 32 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया था। और जो है 32 वर्षों के शासन के दौरान ही, तो उन्होंने के 32 वर्षों के शासन के दौरान ही क्या है, जो उन्होंने उनका 32 वर्ष पूरा होने की वजह से उपलक्ष्य में अपने पिता के 32 वर्ष के शासन पूरा होने की स्मृति में क्या है, हमीरदेव चौहान ने जो है इस छतरी का निर्माण करवाया। और एक बात यह भी है कि इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमीरदेव चौहान के पास जब जनता आती थी तो उनका न्याय वो इसी छतरी पर बैठकर करता था। तो जनता का न्याय कहाँ बैठकर करता था, तो ये 32 खंभों की छतरी पर बैठकर करता था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन न्याय की छतरी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर बैठकर हमीरदेव न्याय करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बताऊंगा इसका कि 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में कैसी बनी हुई है। और एक नीचे वाली बात और देखो कि इस छतरी के गर्भगृह में भूरे रंग से बना एक शिवलिंग भी है। मतलब गर्भगृह मतलब छतरी के जस्ट नीचे क्या बना हुआ है, गर्भगृह है। तो मैं आपको छतरी का पिक दिखाऊंगा, ठीक है, फोटो दिखाऊंगा, उसके अंदर जो गर्भगृह है उसकी खिड़की दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उस गर्भगृह की खिड़की दिखाऊंगा, उस खिड़की में देखना आप, अंदर जो है एक गुफा टाइप की संरचना बनी हुई है और उसमें क्या है, ये भूरे पत्थर का क्या बना हुआ है, एक शिवलिंग बना हुआ है। तो देखते हैं हम इसके चित्र के बारे में। तो देखो आगे, ये दो 32 खंभे की छतरी देख लो आप, रणथंभौर में क्या बनी हुई है, 32 खंभे की छतरी बनी हुई है। तो इसमें देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको ये एक दिख रहा है, आपको खिड़की है, यहाँ से इसका जाने का रास्ता देखो, यहाँ से सीधे जाओगे आप तो यहाँ पे इस कोने से यहाँ पे क्या है, इसका रास्ता है। और गर्भगृह में यहाँ पर एक गुफा टाइप का बना हुआ है अंदर छतरी के नीचे, और यहाँ पर एक शिवलिंग है। तो शिवलिंग को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लो, ये है यहाँ पे शिवलिंग। इस गर्भगृह में क्या बना हुआ है, भूरे रंग के पत्थर का शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं हम इसकी और अन्य स्थल। तो अधूरा स्वप्न, कौन सा स्वप्न, अधूरा स्वप्न, जेत्र सिंह की। तो देखो अधूरा स्वप्न, इसका जो चैप्टर अपना अधूरा स्वप्न है। तो अधूरा स्वप्न में इसका देखते हैं कि जेत्र सिंह की छतरी के पास लाल पत्थर की अधूरी छतरी बनी हुई है। जहाँ पर ये छतरी बनी हुई है 32 खंभों की जेत्र सिंह की, इसके जस्ट बगल में ही क्या है, एक छतरी और बनी हुई है जिसको बोलते हैं अधूरा स्वप्न। तो इसका निर्माण क्या है, महाराणा सांगा की जो पत्नी थी हाड़ा रानी कर्मावती, उसने क्या था, इसका निर्माण करवाया था, लेकिन पूरा होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से ये अधूरा रह गया, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको अधूरा स्वप्न बोलते हैं। तो इसको आगे पढ़ते हैं हम। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि जेत्र सिंह की छतरी के पास ही लाल पत्थर की अधूरी छतरी बनी हुई है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी हाड़ी रानी ने बनवाना शुरू किया था। तो इतना हमने इसके बारे में पढ़ा। अब इसके आगे पढ़ते हम गणेश मंदिर, जो रणथंभौर दुर्ग है इसमें क्या बना हुआ है, गणेश मंदिर बना हुआ है। तो देखो गणेश मंदिर में निर्माण चौहान शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था गणेश मंदिर का निर्माण, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी। कितने, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी पूरे भारत में कहाँ पे है, तो वो अपने रणथंभौर के दुर्ग में है। अगला एकमात्र कैसे है, त्रिनेत्र गणेश है। कितने, एकमात्र, मतलब 3 नेत्रों वाले एकमात्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये रणथंभौर के किले में है। प्रतिवर्ष यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या लगता है, इसको गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या लगता है, एक विशाल मेले का आयोजन या विशाल मेला बढ़ता है। तो गणेश चतुर्थी के बारे में पढ़ा। और त्रिनेत्र गणेश जी का मेला जो है, और सबसे ज़्यादा जो विवाह पत्रियाँ है, मतलब शादी के जो कार्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में कहाँ पे आते हैं, यहीं पर ही आते हैं। तो इसका मैं आपको मंदिर बता रहा हूँ कि रणथंभौर दुर्ग में इसका मंदिर कैसा है। तो देखते हैं हम, ये देखो गणेश जी का मंदिर। ठीक है, गणेश जी को ढोक दो और अपनी तैयारी को आगे चलाओ। ठीक है, यही जो है आपके मनोकामना पूरी करेंगे। ठीक है, श्रद्धा भाव से। ये जो अपने रणथंभौर किले में बना हुआ है और चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और जो गणेश जी की प्रतिमा है उसके सिर्फ ऊपर वाले भाग की पूजा होती है, उसके जो उनका मुख वाला भाग है उसी की पूजा होती है। तो उसकी प्रतिमा मैं आपको बता देता हूँ, ये गणेश जी की प्रतिमा है और यहाँ पर जो है इनका मुख वाला जो भाग है उसी की पूजा होती है। उसकी ये देखो मुख वाला भाग है खाली, इसी की क्या होती है, पूजा होती है। आगे देखते हैं हम प्रमुख स्थलों में, आगे चलते हैं। तो देखो इसके अंदर पीर सदरुद्दीन साहब की मज़ार, मतलब जो है सूफी संत थे ये, इनकी जो क्या बनी हुई है, एक मज़ार बनी हुई है पीर सदरुद्दीन साहब की मज़ार। तो देखो नाम भी है, याद रखना, पीर सदरुद्दीन साहब की दरगाह कहाँ पे है, तो ये रणथंभौर के किले में है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि
इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने करवाया था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। पीर सदरुद्दीन साहब की जो मजार है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है पीर सदरुद्दीन साहब की मजार है, ठीक है, और ये इसका जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ये देखो, ये मजार पूरी बनी हुई है, और यहाँ पे क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे देखते हैं हम पद्मला तालाब। तो पद्मला तालाब मैंने आपको बताया था, जब राजा युद्ध हार गया था तो रानी रंग देवी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। तो जितनी भी रानी के साथ जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था? जल जोहर किया था। एकमात्र जल जोहर था जो अपन रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है पद्मला तालाब के बारे में कि इसमें हम्मीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने 11 जुलाई 1301 को जल जोहर किया था। तो एकमात्र जल जोहर कहाँ पे हुआ था? तो वो होता अपने रणथंभौर के किले में, ठीक है। तो मैं आपको पद्मला तालाब, वो तालाब भी बता देता हूँ यहाँ से। आप मतलब घर बैठे इन दुर्गों के चित्र सहित अध्ययन करोगे, आपको ये लगेगा, आपको ये लगना चाहिए हम जिस बारे में पढ़ते हैं वो दिखता कैसा है, पद्मला तालाब कैसा है, 32 कमुक छतरी कैसी है, तो सारे मैं आपको यहीं से बताऊंगा बेटा। तो 1301 11 जुलाई 1301 में जो जल जोहर किया था, किस तालाब में रानियों ने किया था? तो रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ था। तो उसका देखो आप, पद्मला तालाब अपना ये रहा, ये दुर्ग है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये जो गणेश जी का मंदिर है, देखो ये जो मंदिर बना हुआ है, ये कौन सा मंदिर है? गणेश जी का मंदिर है। इसके बाद जो है ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है? पद्मला तालाब है। कैसा तालाब है? पद्मला तालाब, ठीक है, पद्मला तालाब बना हुआ है। और इसी में कूदकर रानी ने क्या किया था? जोहर किया था। इसी में कूदकर क्या किया था? जोहर किया था। जल जोहर जो था इसी में कूद के किया गया था। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जब आप इस पहाड़ी के उस पार जाते हो, इस पार मैं आपको एक अंडरलाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, कि एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस पहाड़ी के उस पार क्या है? 2 छतरियाँ बनी हुई है। जो इधर वाली छतरी वो कहती है भांजे की छतरी कहलाती है, उधर वाली छतरी कहलाती है, वो कौन सी छतरी कहलाती है? मामा की छतरी कहलाती है। तो मामा भांजे की छतरियाँ भी कहाँ पे? तो रणथंभौर के किले में बनी हुई है। आगे देखते हैं हम हम्मीर महल। तो देखो, हम्मीर महल, जहाँ पर राजा हम्मीर रहता था, उस महल को क्या बोलते थे? हम्मीर महल के नाम से जाना जाता था। तो इसके बारे में देखो, दुर्ग का मुख्य आकर्षक क्या है? हम्मीर महल है। जो दुर्ग है उसका मुख्य आकर्षक कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी इमारत है? तो वो हम्मीर महल है। और ये करौली के लाल पत्थरों से निर्मित है। जो हम्मीर महल है कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो करौली के जैसे ताजमहल के बारे में पूछा जाता है, ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो कहाँ से लाया गया? तो उसका आंसर बना होता है नागौर से, ठीक है। दूसरी प्रकार हम्मीर जो महल है ये लाल पत्थरों से निर्मित है। और लाल पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो करौली से लाए गए थे। तो मैं आपको हम्मीर महल का चित्र भी दिखाता हूँ, आप वहीं से बैठे बैठे सब चीज़ देख सकते हो कि हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो चीज़ें चित्र के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर हम्मीर देव चौहान का जो महल है ये रहा, हम्मीर देव चौहान का जो है ये क्या है? हम्मीर महल है, ठीक है। आगे देखते हैं हम जो रणथंभौर दुर्ग है उसके मुख्य दरवाजे के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला दरवाजा देखो, जहाँ से अपन एंटर होते हैं, ये पहला दरवाजा है। जहाँ से देखो ये जो लोग जा रहे हैं अंदर, यहाँ से जो क्या कहलाता है? ये कहलाता है नौलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा कहलाता है बेटा? नौलखा दरवाजा। तो ये दरवाजा कहलाता है नौलखा दरवाजा। और इस दरवाजे पे देखो, इस दरवाजे पे, इस वाले गेट पे, यहाँ पे इस वाले गेट पे क्या है? एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक प्रशस्ति लगी हुई है। तो इसको बोलते हैं नौलखा दरवाजा। दूसरा दरवाजा इसका महत्वपूर्ण दरवाजा है, ये है चांदपोल तोरण दरवाजा। सॉरी, कौन सा दरवाजा है? तोरण दरवाजा। तो तोरण दरवाजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दरवाजे के ऊपर देखो, इस दरवाजे के ऊपर क्या है? इस दरवाजे के ऊपर जस्ट देखो आप, ये बना हुआ है, जैसे दिख रहा है आपको डिज़ाइन वाला, जहाँ पर जो है एरो की घूम रहा है, वहाँ पे देखो आप डिज़ाइन वाला ये बना हुआ है तोरण। इस दरवाजे को क्या, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? तोरण। जब राजा यहाँ से प्रवेश करता था महल में, किलों में, जब किले में प्रवेश करता था तो यहाँ से क्या होता था? महिलाएं क्या करती थी? फूल बरसाती थी, फूल गिराती थी। जैसे दूल्हा तोरण मारता है तो ऊपर से फूल बरसाए जाते हैं, उसी तरह ये है, राजा जब यहाँ से प्रवेश करता था दुर्ग में तो यहाँ से महिलाएं क्या करती थी? फूल बरसाती थी। तो इसको बोलते हैं तोरण दरवाजा। अगला दरवाजा हाथीपोल। तो इसको हाथीपोल क्यों क्या कहा जाता है? तो बेटा इसको हाथीपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो चट्टान इधर वाली, ये चट्टान पूरी दिख नहीं रही यहाँ पे, ये चट्टान है, इसकी आकृति हाथी के समान है। ये आकृति कैसी है? हाथी के समान है, इसलिए इसको क्या बोलता है? हाथी दरवाजा या हाथीपोल कहा जाता है। तो मैंने ऊपर नाम इसका लिख रखा है, कौन सा दरवाजा बेटा? ये हाथीपोल। अब मैंने आपको एक बार बताया था जब अपन पढ़ रहे थे धोखेबाज सेनापति रणमल के बारे में। तो देखो ये जो सिर है यहाँ पे सिर रखा हुआ है, देखो ये वाला, ये सिर रखा हुआ है। ये सिर किसका है? तो ये उसी धोखेबाज सैनिक का प्रतीक के रूप में रखा गया है। जब भी लोग यहाँ आते हैं तो इसको क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं,
जिससे क्या होता है, क्योंकि पत्थर क्यों मारे जाते हैं, क्योंकि क्या है, इसने अगर ये गद्दारी नहीं करता तो राणा हम्मीर जो है उसका पूरा राज्य है वो उसका विनाश नहीं होता। और इसने राणा हम्मीर को क्या दिया था, धोखा दिया था, विश्वास पात्र जो था ये बिल्कुल नहीं था, और इसने विश्वास को तोड़ा था, राजा हम्मीर के विश्वास को तोड़ा था। इसलिए क्या है, इसका पत्थर, इसका सर जो है प्रतीक के रूप में रख रखा है, और जो भी व्यक्ति आता है इसको क्या मारता है, पत्थर मारता है। आगे देखो, जो ये रणथंभौर दुर्ग है उसका मैप बना हुआ है। मैंने बताया रणथंभौर दुर्ग की आकृति कैसी है, अंडाकार है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी आकृति जो अंडाकार है। अंडाकार कैसे है, तो देखो बेटा ये अंडा कैसा होता है, एकदम सेम ऐसा होता है। देख रहे हो आप, ये अंडाकार है। अंडाकार इसकी क्या है, आकृति बनी हुई है। अब इसके अन्य प्रमुख स्थलों में देख लेते हैं अपन। देखो इसमें वहीं से लिया गया रणथंभौर फोर्ट का दुर्ग है, जो मैप है ये वाला। अन्य स्थलों में देखो कौन कौन से और कौन कौन से स्थल यहाँ पे बने हुए हैं। तो उन अन्य स्थलों में देखो आप, हम्मीर कचहरी बनी हुई है, शिव मंदिर है यहाँ पे, सुपारी महल है, बादल महल है, जौरा भवरा है। ठीक है, ये सारे जौरा भवरा तालाब है, सॉरी महल है एक। इसका कि यहाँ पर जो प्रमुख एक जलकुंड है उसको बोलते हैं गुप्त गंगा। कौन सी गंगा, गुप्त गंगा, एक जलकुंड बना हुआ है। जैन मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो आज का टॉपिक हमारा रणथंभौर का दुर्ग है। इसमें जितने भी प्रमुख स्थल है, इसके इतिहास के बारे में, इसमें होने वाले साके के बारे में, और इसका निर्माण करता है, इस सब के बारे में हमने अच्छा से अध्ययन किया है। और इसके बाहर कभी भी कोई रणथंभौर दुर्ग से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कभी आता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास को इतना ही ख़त्म करते हैं, दी एंड। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसको क्या है, सब्सक्राइब करना ना भूले करते ही। इसको शेयर करो ताकि मैं आगे 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 चल कर और अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ा सकूं, और अच्छे मतलब जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करा सकूं। इससे आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।